मेरी तरह हर मिडिल क्लास आदमी का ये ख्वाब होता है कि वो बाइक से गाड़ी पे शिफ्ट हो जाए, अपनी फैमिली को एक अच्छा कंफर्ट दे सके, तमाम तर वेदर कंडीशन, सर्दी गर्मी बारिश धूप इन सब से बचा सके। तो इसी तरह मेरे पास भी एक छोटी गाड़ी है दाइहात्सू कोरे, जो कि बाहर ही खड़ी होती है गराज ना होने की वजह से। उसको मैं कवर करके खड़ा कर देता हूँ। पिछले दिनों मैं जब फैमिली के साथ बाहर निकला हूँ तो उसमें से जो अजीबोगरीब आवाज़ें थी ना वो बढ़ चुकी हुई थी। तो मैंने कहा कि यार ऑलरेडी मसले मसाइल बन चुके हैं, तो इसका अब काम करवा लिया जाए। कल शाम को मैं मकैनिक के पास गया हूँ, तो मकैनिक को जाके मैंने बताया कि इसके व्हील्स में से आवाज़ें आ रही हैं, तो आप इसको चेक करें। तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव ली। अपनी टेस्ट ड्राइव में उन्होंने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी हुई थी। सो उन्होंने टर्न वगैरह करके देखा और फिर वापस आके उन्होंने जैक लगाया। जैक लगा के व्हील्स में प्ले देखी, तो उनकी टोटल इंस्पेक्शन का कंक्लूजन ये था कि इसके गोडे और कंघी का काम होने वाला। तो आप सुबह आएँ। अब गोडा वो होता है जी जॉइंट, जो कि आपको पता है, और कंघी जो होती है वो है स्टीयरिंग। अब इन मैकेनिक्स की नेमिंग कन्वेंशन ऐसी है। उन्होंने कहा था कि जी आप सुबह आएँ, तसल्ली से काम होगा। मेरी सुबह हुई है जी तकरीबन 4 से 5 बजे। अभी कुछ देर में गुरूब आफ्ताब हो जाएगा, सर्दियों के दिन वैसे छोटे हैं। तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इस टोटल मैकेनिकल प्रोसेस को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको कुछ इस तरह का इशू है तो आप अच्छे से डील कर सकें। आपको हर कंपोनेंट वगैरह का आपको पता हो कि आपने परचेज़ कहाँ से करना है। कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। गपशप काफ़ी लंबी हो गई है, अभी गाड़ी लेके चलते हैं जी मकैनिक के पास। अपना कैमरा मैंने गाड़ी के अंदर अभी माउंट करना है, तो वहाँ पर भी टाइम लग जाना है। तो चलते हैं जी फिर। सो अभी मैं जा रहा हूँ जी मकैनिक के पास। मैंने अपना जो मिररलेस कैमरा है उसको गाड़ी के अंदर माउंट किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की वाइब्रेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं जी। मैंने किस तरह उसको पैसेंजर सीट के हैंडल बार के साथ माउंट किया हुआ उल्टा करके। उम्मीद है कि अच्छी स्टेबलाइजेशन आए। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ख़र्चा भी ज़्यादा ना बने, कम खर्चे में काम निकल जाए। और बाकी अपना तो एक ही असूल है, मकैनिक रखो, एक रखो और नस्ली रखो। मकैनिक के पास तो तकरीबन पहुंच गए हैं। अब एक अच्छी सी जगह देख के अपनी गाड़ी को पार्क करें। अब मकैनिक के जितने शागिर्द हैं वो सारे जैक लगा के टायर खोलने में बिजी हैं, और टायर खुलते साथ ही हमें सारा ब्रेक मैकेनिज़्म, डिस्क पैड देखने को मिलते हैं। उसके बाद है जी सीवी जॉइंट, ड्राइव शाफ्ट, और ये हमारा जो गोडा या हम जॉइंट कहते हैं वो खुल के बाहर आ चुका है। आउटर का बूट फटा हुआ है, इनर का बूट ठीक है। बूट फटने से ही सारा नुकसान होता है, सारी ग्रीस लीक कर जाती है, तो वो फिर आवाज़ करता है, नॉइज़ क्रिएट करता है, और बाज़ दफ़ा कोई खुदा न खास्ता मेजर इश्यूज़ भी बना सकता है। तो अब मकैनिक साहब के इंस्ट्रक्शन पे उनकी 70 पे मैं पहुंच रहा हूं जी, ज़िगज़ैग करता हुआ बदामी बाग। यहाँ से सबसे पहले मैंने पैसे निकलवाए हैं, क्योंकि पैसे होंगे तो सामान ले सकूँगा। ये है जी बदामी बाग की पार्ट्स मार्केट, जो कि है जी होलसेल मार्केट। इसी पार्ट्स मार्केट के अंदर है जी ऑटो सेंटर, और ऑटो सेंटर में से मैंने अब कुछ परचेजिंग करनी है जो कि मकैनिक ने मुझे लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। और सबसे पहले नंबर पे मैंने अच्छी क्वालिटी के कुछ बूट लेने हैं स्टीयरिंग के लिए और जॉइंट के लिए। जितनी अच्छी क्वालिटी का बूट होगा उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ होती है। ये मैंने लिया जी ZSK का CV जॉइंट आउटर, साथ इसके ग्रीस आती है। ये है जी वो जॉइंट, इसके साथ भी एक बूट आता है लेकिन वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है। सो अब मैं वापस आ रहा हूँ जी खरादिये के पास। खरादिया हमारी ज़ुबान में होता है जी असल मैकेनिकल इंजीनियर, जिसने ये जॉइंट खोल के उसको फ़िक्स करना है और ग्रीस लगा के वापस बंद करना है। और मुझे वापस मिली है कि जी इंस्ट्रक्शन एक मज़ीद कि आपने मार्केट जाना है, स्टीयरिंग के का भी कुछ सामान लाने वाला है। इस बार जो रूट का सिलेक्शन किया गया है वो है जी लोया मार्केट वाला, और मैं विदाउट हेलमेट इसी डस्ट के अंदर ट्रकों के बीचों बीच मैं बदामी बाग मार्केट जा रहा हूँ। और ट्रक यहाँ पे अनगिनत थे, लेकिन ये एक तरह का शॉर्टकट भी था। पीको रोड तक मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों साइड से आने वाली ट्रैफिक जैम है, और इन हैवी ट्रकों के बीच में से मैंने अपनी बाइक को निकाला है। और आप समझ लें कि मैकेनिक की वर्कशॉप से लेके मार्केट का डिस्टेंस है जी 3 से 4 किलोमीटर, और ये है जी मेरा दूसरा चक्कर। और अब मैं पहुंच चुका हूं जी बदामी बाग पार्ट्स मार्केट, और यहाँ पे अब मैं दोबारा उसी शॉप पे आया हूँ, और इनसे मैंने तलब किया है जी रिको का रॉड एंड और रैक एंड। मकैनिक ने मुझे ये कहा था कि जी आपने लेके आना है कंघी की गोलियाँ और रॉड। अब आपको पता है मकैनिक्स की नेमिंग कन्वेंशन कुछ डिफरेंट है,
और मैंने भी पैकिंग के ऊपर से पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये रैक एंड है और रॉड एंड है। ये लेने के बाद जब मैं पीको रोड पहुंचा हूँ तो पीको रोड में मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गई थी। वो ये कि ये शॉपर फटने की वजह से जो रॉड था वो तो जी गिर चुका था। मुझे पता भी नहीं लगा, मैं अपने ध्यान से बाइक चलाता हुआ खरादिए के पास पहुंचा हूँ। खरादिए के पास उतर के मैंने जब शॉपर को देखा कि जी शॉपर तो फट चुका है, क्योंकि गोप्रो में वीडियो चल रही थी तो मैं वीडियो को देखता हुआ उस लोकेशन पे गया। लेकिन उस लोकेशन पे जब पहुंचा तो मुझे ये देखने को मिला कि शॉपर पैकिंग सब कुछ फाड़ के कोई उसके अंदर से जो आयरन मटेरियल था वो निकाल के लेके जा चुका है। चलो स्क्रैप मार्केट थी उसका तो चलो बिक गया, लेकिन मुझे 1500-1600 की बुटीक पड़ गई। मैंने दोबारा रॉड को परचेज़ किया और ला के दिया ताकि फ़िटिंग तो कंप्लीट की जा सके, बाकी नुकसान होने वाला तो हो गया। लड़के जो हैं वो सामान वगैरह जो खरादिए ने तैयार करके दिया था उसको फ़िटिंग करने में बिज़ी हैं। मैं इस वक्त गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हूँ और थोड़ा सा सुकून कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और बालों में आप मेरे मट्टी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। काफ़ी अर्से बाद मैंने बगैर हेलमेट के बाइक चलाई 70 और काफ़ी एडवेंचरस किस्म की राइड थी। फिर साथ हमारे वो ट्रेजिडी भी हो गई कि सामान वगैरह गिर गया, लेकिन अब नुकसान तो साथ साथ ही है। क्या पता अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी लिखी हुई थी। सामान जैसे फिट होता है टेस्ट ड्राइव लेंगे, तसल्ली करने के बाद मैं घर जाऊँगा, फिर ही कुछ खाएँगे पिएँगे। काम वगैरह करवाने के बाद गाड़ी का मैं घर आ गया था। आपको पता है कि हुलिया जो है वो सारा ख़राब हो चुका था, हालत सारी बिगड़ी हुई थी। इंडस्ट्रियल एरिया में से गुजर के मैं सामान लेके आता जाता रहा हूँ, 2 से 3 चक्कर लगे हैं, लेकिन मसला अभी भी हल नहीं हो सका। आवाज़ अभी भी आ रही है, तो मैं अभी काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि अब क्यों आवाज़ आ रही है। मैकेनिक कहता है कि जी आपको अलाइनमेंट वाले के पास जाना पड़ना है, अलाइनमेंट करवा के आए, हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अलाइनमेंट का इशू नहीं अब है, मैकेनिकल इशू ही है, तो मुझे मैकेनिक के पास दोबारा ही जाना पड़ना है। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ जी एयरपोर्ट इस सिलसिले में जा रहे हैं कि एक फैमिली है, उन्होंने जाना है जी उम्रे पे, सो उनको वहाँ पे ड्रॉप करना है, तो अर्ली मॉर्निंग मुझे मैकेनिक के पास दोबारा जाना है। बाकी कुछ जो मैकेनिक ने काम किया था वो रॉड और बैक और एंड लगा था, उसकी वजह से ये है कि स्टीयरिंग कुछ टाइट हो गया हुआ है। सो ये है कि वो तो चलेगी, ड्रामा हो जाएगा। एनीवेज अभी चलते हैं एयरपोर्ट, बाकी फिर सुबह आपको दिखाते हैं कि मैकेनिक के पास क्या होता है क्या नहीं होता। एयरपोर्ट पे सुबह हो गई है और तकरीबन सुबह 5 बजे के घर से निकले हैं, 8:30 हो गए हैं। ज़ाहिर बात है जब आप किसी को सी ऑफ करने आते हैं तो उसके प्रॉपर ऑन बोर्ड होने का वेट किया जाता है कि वहाँ से जब तक ग्रीन सिग्नल ना आ जाए हम यहाँ से नहीं जा सकते। सो दिन हो गया, 1.5-2 घंटे तक मैकेनिक भी आ जाएगा, फिर इसके बाद मैकेनिक के पास हमने जाना है, फिर हमारी रूटीन वहाँ पे बिज़ी हो जाएगी। बाकी अभी कुछ देर में बस हम निकलते हैं। यहाँ पे जो आप सारा रश देख रहे हैं वो है जी उम्रा ज़ायरीन का, जिन्होंने उम्रे की सादत हासिल करने सऊदी अरब जाना है। और यहाँ पे जो खड़ा हुआ लिफ्टर है ना, इसने फुल टाइम लेनी की हुई थी कि जी अपनी गाड़ियाँ यहाँ से हटाओ, और हमें है जी इंतज़ार उम्रा ज़ायरीन के ऑन बोर्ड होने का। एयरपोर्ट से फ्री होने के बाद मेरे पास कुछ 3 से 4 घंटे का टाइम था। मैंने कहा कि यार ज़रा सो लिया जाए, एक छोटी सी चूटी लगाएं। वो चूटी कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी। मैं शाम के टाइम उठाऊँ, 5 बज गए हैं, तो मैंने दोबारा मैकेनिक के पास जाना, अलाइनमेंट वाले के पास नहीं जाना, पहले मैकेनिक के पास जाना। चलते हैं, उम्मीद है कि आज भी हमारा काम हो जाए, पेंडिंग में ना रह जाए। देखते हैं, अब कुछ ज़्यादा ही सो लिया यार मैंने, और आपको पता है सर्दियों के दिन तो वैसे ही छोटे होते हैं। अब यहाँ पे जैक लगा के व्हील खोला है। व्हील खोलने पे देखा है कि जी गोडे का ही कोई ना कोई इशू है, तो गोडा खोलने का यहाँ पे तमाम तर हिफाजती एहतमाम किया जा रहा है। तो गोडा यहाँ पे इन्होंने तकरीबन खोल लिया है और खरादिए के पास मैं वापस लेके जा रहा हूँ। और खरादिए के फ़ोन पे यही था कि जी हो सकता है इसका इनर भी रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि आउटर हमने रिप्लेस कर लिया था। सो खरादिए के पास जब पहुँचा, यहाँ पे पहले ही 2 अफराद बैठे हुए थे गोडे सेट करवाने, अपने नहीं अपनी गाड़ी के। तो ये है जी गोडे का इनर सारा है। आप देख सकते हैं बूट फटने पे सारी ग्रीस लीक की है और किस तरह इसको खोला जा रहा है। और इसके अंदर जो गोलियां होती हैं जिसकी वजह से इसको सीवी जॉइंट कहा जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये विदाउट एनी फ्रिक्शन और बैकलैश ये फ्रीली रोटेट करता है। और जो रबर का बूट होता है वो नहीं फटना चाहिए, क्योंकि वो फट गया, ग्रीस लीक हो गई, आवाज़ आई तो आपका गोडा फारिग है।
इसके ऊपर ये स्टेनलेस स्टील का क्लैंप लगाया जाता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से फट जाता है। इसके बचाव की बस एक ही सूरत है कि इसका जो रबर बूट है उसको फटने से बचाया जा सके, ताकि तमाम तर मसले मसाइल से बच सकें। इसके ऊपर अब स्टील के क्लम्प लगाए जा रहे हैं, इजाफी क्लम्प्स को काटा जा रहा है, और ये हमारे हवाले कर दिया गया है जी गोडा एज एजाजी तमगा कि इसको आप मकैनिक के पास ले जाएं। अब मैंने इस गोडे को रखा हुआ है जी हैंडल के मीटर के दरमियान, और मकैनिक के पास पहुँचे हैं। इधर इस गोडे को वापस फिट किया गया ड्राइव शाफ्ट के साथ लगा के, और आगे इसके स्पिंडल हब के साथ अटैच कर दिया जाता है, और अब इसकी जो कंप्लीट असेंबली है उसको फिट किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं रॉड का एंड, ये भी हमने रिप्लेस करवाया, जिसके ऊपर ये अभी हथौड़ी मारेंगे। और यहाँ पे हमें पता लगा कि जी जो रॉड का जो एंड था ना वो भी उल्टा लगा हुआ है। सो यहाँ से इस वाले एंड को उतारा है, दूसरे वाले एंड को भी उतारना है, और इधर से ये वाला एंड भी खोला जा रहा है, और उधर वाला जो एंड है उसको लगा के इस तरफ करना है, और इधर वाला एंड उधर लगेगा, ताकि स्टीयरिंग वाला जो मैकेनिज़्म है वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। और स्टीयरिंग वाले काम के बाद अलाइनमेंट मस्ट होती है, और अब ये एंड को फिट कर दिया गया है, और टायर्स वगैरह को वापस लगा के कसा जा रहा है। फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब चलते हैं जी इसकी टेस्ट राइड लेने। यासिन साहब खर्चा कितना हो गया? आवाज़ तक निकल गई उन्हें। आवाज़ निकल गई, निकलनी सी। मेरी भी आवाज़ वावा ही निकल गई है, चीका वावा कढ़ाती हैं तुसी। 2700 हो रहा है ते 1000 ਤੁਹਾਡਾ ना 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 3700 रुपये दवांगा। 2000 रुपये काम जो 1500 रुपये च करता, होर की लेना साडे। वही कह रहे हैं 2700 हो रहा है, 1000 ਤੁਹਾਡਾ 3700 रुपये, 500 रुपये कढ़ाया मैं। नहीं नहीं, किस तरह कटाया? मैं आ रहा फिर हो 3700 रुपया किस तरह बनता है यार? 2700 हो रहा है, 1000 ਤੁਹਾਡਾ किस तरह 1000 रुपया? 1000 रुपया नहीं ना यार। मेरे भी देखो कितना खर्चा हो गया, यकीन करो समान दे इन्ने पैसे लग गए। वो ताड़ी गड्डी ते ही होया, बाकी पैसे होंदे ही। चलो 3800 दे देना, मैं आ रहा बस। यार फिर वही नहीं होना ना, किसी सूरत भी नहीं होना। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖੋਲੋ। मैं आप लोग की था, मैं कहा मकैनिक भजन ना दी। मकैनिक नहीं पाई, मकैनिक भजा दे। ਹੁਣ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਬਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, 500 रुपये ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ। वो तो भाई आपने करवानी है। अब बार्गेन करनी पड़नी है इसके साथ कुछ ना कुछ। चलते हैं एटीएम। अब मैकेनिक की लेबर पे करने के लिए मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, इसकी वजह से मुझे एटीएम आना पड़ा, और एटीएम से दोबारा पैसे निकलवा के मैंने इनको पे किया। गाड़ी का काम जी हो चुका है, आपके सामने मैंने मैकेनिक के साथ बार्गेनिंग की है। 4300 उन्होंने बिल बनाया था, मैंने उनको 4000 रुपया पे किया। कोशिश तो यही थी कि बाकी 200-300 मिल जाए, लेकिन नहीं दे दिया उन्होंने। लेकिन वो कह रहे थे कि जी इतने ही है, इससे कम नहीं मैं कर सकता। 10,500 रुपये का सामान लगा, यानी कि 14,500 रुपीज़ मैं खर्च चुका हुआ हूँ इसकी मेंटेनेंस पे, जिसमें स्टीयरिंग का काम हुआ है, जॉइंट्स का काम हुआ है, अब ओवरऑल सस्पेंशन ओके हैं। अब कटिंग वगैरह या फिर स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल ओके हो रही है, किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। और अब एक काम रह गया है, वो ये है कि जब आपको पता है कि कंघी का काम या स्टीयरिंग का काम होता है तो फिर अलाइनमेंट मस्ट होती है। अब अलाइनमेंट का काम है वो मैं करवाऊँगा जी सुबह। और दूसरा ये है कि मकैनिकों के पास जब मैं जलील हो जाता हूँ ना सारा दिन, तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आज फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जी कल। तो आज है जी जुमा वगैरह पढ़ लिया है, तो अब भी मैं आया हूँ जीडी रोड पे। यूईटी के पास ही एक है राजी आटोस, उनसे मैंने करवानी है जी अलाइनमेंट। स्टीयरिंग और कंघी का काम हुआ है ना, तो अलाइनमेंट है जी ज़रूरी। अब 1-2 दिन गाड़ी चली है ना, उसकी वजह से स्टीयरिंग भी थोड़ा स्मूथ हो गया, लेकिन मसला ये है कि अभी थोड़ा ये टेढ़ा है, तो ये भी अलाइनमेंट वगैरह होगी तो उसी में सीधा हो जाएगा। अब आई होप सो कि वहाँ पे रश ना हो। अब एक मेरे आगे गाड़ी लगी है जी सेंट्रो, उसके निकलने का वेट करते हैं। आगे लगी हुई सेंट्रो की अलाइनमेंट होने के बाद अपनी गाड़ी का नंबर आ चुका है, रैंप पे ले आए हैं, और हाइड्रोलिक की मदद से इसको ऊपर उठाया जा रहा है, और बैलेंस रॉड के दरमियान एक मज़ीद हाइड्रोलिक लगाया जाएगा ताकि
तमाम तरह की प्ले की वेरिफिकेशन की जा सके। प्ले वेरिफिकेशन में पता लगा कि जी स्पिंडल और चिमटे के दरमियान प्ले है, तो उन्होंने कहा कि जी आप अपने मैकेनिक से काम करवा के डिटेल्स इन्होंने लिख दी हैं, 100 रुपये उन्होंने डाल दिए कि जी ये सर्विस चार्जेस हैं। काम हमारा अभी भी नहीं हो सका। अभी मैं जा रहा हूँ जी मैकेनिक के पास, क्योंकि उसने लिस्ट में मेंशन किया है कि जी इसके चिमटे, उनके बुश और उनके हब जो हैं लेफ़्ट और राइट, उन दोनों में कोई ना कोई इश्यूज़ हैं। सो भी चलते हैं जी वापस मैकेनिक के पास, उसका सर खाते हैं जाके जी तू की कम कीता आयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की कहंदा एक्स्ट्रा काम कीता? कहंदा कल ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? चिमटे का काम कीता ਉਹਨੇ? चिमटे ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ। अच्छा और ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। चिमटे ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? चिमटा ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 रुपये ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। चिमटे ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, चिमटे ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੁਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਲੇ ਹੈਗੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੜਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲਾਓ ਜੈਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਣਾ ਹਲੇ। पहले वीडियो दिखाओ। हाय अल्लाह। अब मैकेनिक साहब ने अपनी इंस्पेक्शन स्टार्ट की, जैक लगा के उन्होंने प्ले देखी और प्ले वाकई ही है थी। और उन्होंने मैट मंगवाया, मैट मंगवा के लेट के भी देखा कि वाकई यहाँ पे प्ले है। और उन्होंने कहा कि हथियात रखो, तानू मैं हले वहाना है, होंगी है जी प्ले। दूसरी साइड में कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसी में है। और इसका सलूशन है जी स्पिंडल हब की रिप्लेसमेंट। अब मैं जा रहा हूँ जी बिलालगंज पार्ट्स मार्केट, वहाँ से मैंने एक स्पिंडल हब परचेज़ करनी है, एक नया खर्चा है। अब लारी अड्डे से गुज़र के मैं जा रहा हूँ जी आज़ादी इंटरचेंज से बिलालगंज मार्केट। यहाँ से मैंने स्पिंडल हब परचेज़ करनी है और यहाँ पे पहले ही ट्रैफिक ज़्यादा है और छोटी सी गलियों में से गुज़र के मैं पहुँचा हूँ जी पार्ट्स मार्केट। और यहाँ पे आप इंजन के अंबार देख सकते हैं, इंजन पार्ट्स, शाख, सस्पेंशन, गोडे, हर तरह का सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये है जी वो स्पिंडल हब जो हमने परचेज़ करनी है। मैकेनिक ने मुझे कहा था कि इसका बैरिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, इसके जो सुराख हैं वो देख लें। और 3000 रुपये की ये परचेज़ की मैंने और मैकेनिक को ला के दे दिया कि जी आप इसको अब फिट करें। और स्पिंडल हब को सीवी जॉइंट के आउटर के साथ लगा के सस्पेंशन के साथ अटैच करके इसको यहाँ पे फिट किया जा रहा है। और इसको भरपूर तरीके से कसना, इसकी तमाम तरीके की वेरिफिकेशन के हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे बैठी है कि नहीं। उसके बाद इसके ऊपर डिस्क अटैच की जाती है और इसके साथ ही कैलिबर होता है। कैलिबर के अंदर ही डिस्क पैड्स होते हैं जो कि ब्रेकिंग में हेल्प देते हैं, क्योंकि ये ABS नहीं है। और इसके साथ ब्रेक ऑयल का आप आता हुआ पाइप भी देख सकते हैं। और इन सब के बाद रोड का जो एंड है उसको लगाया जा रहा है, जो कि पिछले 2 दिनों से कभी उतर रहा है कभी लग रहा है। और अब इसको दोबारा वापस कसा जा रहा है। अब फिटिंग हो चुकी है जी कंप्लीट हमारी और आप देख सकते हैं कि जी प्रॉपर ये रोटेट कर रहा है। टायर को वापस लगाया गया। स्पिंडल जो है फिट तो हो गया, लेकिन अब टाइम नहीं बचा कि मैं अलाइनमेंट वालों के पास जा सकूं, क्योंकि वो 8 बजे बंद कर देते हैं और तकरीबन 7:45 हो चुके हैं। सो अब अलाइनमेंट फिर कल पे पड़ गया। मेरा आज प्लान था कि आज मैं काम फुल फाइनलाइज कर लूँ, सब मुझे कल दोबारा जाना पड़ना है। सभी चलते हैं जी वापस घर। मैं डेली गाड़ी मैकेनिक ही खेल रहा हूँ। डेली मैकेनिक के पास जाते हैं, थोड़ा काम करवाते हैं, फिर अगले दिन कोई ना कोई नया मसला निकला होता है। सभी चलते हैं, कल देखते हैं, कल अलाइनमेंट वाले के पास जाके। आई होप सो कि कल अलाइनमेंट हो जाए। आज है जी डे 4 और अभी मैं जा रहा हूँ जी दोबारा अलाइनमेंट वाले के पास। स्पिंडल वगैरह का काम करवा लिया था, लेकिन अब काम करवाने से पहले स्टीयरिंग का रुख इस तरफ था, अब बिल्कुल ही पुट्ठा हो गया होगा। चलते हैं, देखते हैं कि अब वो क्या कहते हैं, दोबारा कोई ऐसी रिसिप्ट ना पकड़ा दें कि जी ये वाला भी काम करवा के हैं कि अलाइनमेंट करनी। तो गाड़ी लग चुकी है जी वापस अलाइनमेंट रैम्प के ऊपर और उसी तरह ही हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इसको ऊपर उठाया जाएगा। काफ़ी मुझे ये प्रोसेस अब याद हो चुका हुआ है कि कैसे इसको फिर प्ले की वेरिफिकेशन की जाएगी। प्ले की वेरिफिकेशन में अब टोटल क्लियर है, कोई भी किसी तरह की कोई प्ले नहीं है। तो अलाइनमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे लगा जी व्हील क्लैंप। इस व्हील क्लैंप को अच्छी तरीके से कसने के बाद इसके ऊपर लगाया जाती है जी एक लेज़र डिवाइस। और इस लेज़र डिवाइस को प्रॉपर सेंटर करके रीडिंग ली जाती है। यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं और दूसरी साइड के पॉइंट्स देख सकते हैं, काफ़ी फ़र्क है। और यहाँ पे अब उसी हिसाब से जो रॉड के एंड लगाए गए थे उसी के साथ एडजस्टमेंट की जाएगी। रियर साइड पे जो स्केल लगा है उस लेज़र को यहाँ पॉइंट किया जाएगा। उधर थी 20 की रीडिंग और यहाँ पे इस वक्त है जी
16 और काफ़ी ज़्यादा आप डिफरेंस देख सकते हैं। और अब इसको सेम पॉइंट्स के ऊपर लाना है अलाइनमेंट करने के बाद, और यहाँ पे तमाम तर एडजस्टमेंट बनाई जा रही है रीडिंग लेते हुए। ये इनका एक और स्केल है जो कि फ्रंट व्हील्स के डिस्टेंस को मेजर करता है दोनों साइड से, और इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोबारा चेंजेस की जाती हैं इसको प्रॉपर रीडिंग के ऊपर लाने के लिए। और अब पिछले व्हील्स की भी इसी तरह ये रीडिंग ली जा रही है, इनका क्या डिस्टेंस है, और अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है और अब अपनी गाड़ी को यहाँ से उतारा जा रहा है। स्टीयरिंग का काम करवाने के बाद स्टीयरिंग की जो डायरेक्शन थी बिल्कुल ही आउट थी, तो इसको वापस एस्टिमेटेड तरीके से लगा के वापस हम जा रहे हैं जी टेस्ट ड्राइव पे, और जिसने अलाइनमेंट किया वही हमारे साथ जा रहा है। और अब हम चेक करेंगे कि जो अलाइनमेंट के पैरामीटर सेट हुए थे वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। और इसने अब ड्यूरिंग ड्राइव ही जो स्टीयरिंग है उसको खोल लिया था और उसको बिल्कुल सेंटर में रख के दोबारा फिट किया, और इसको यहीं पे कसा ताकि स्टीयरिंग बिल्कुल सेंटर में रहे, कहीं लेफ़्ट राइट या किसी भी तरह इसकी जो सेंटर पोजीशन है वो आउट ना हो। अलाइनमेंट वाला काम हो चुका है जी कंप्लीट, और मैं काफ़ी शौक था कि उसने ना चलती गाड़ी में से वो स्टीयरिंग पूरा खोल लिया था। मैं क्या ट्रैफिक भी है एम बेकाबू ना हो जाए। एनीवेज गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, अलाइनमेंट भी हो गई है, तमाम तरह की आवाज़ें इश्यूज़ ये वो सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, और अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ और एक तरह से उदास भी हूँ। उदास इस वजह से हूँ क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा लग गए, और खुश इस वजह से हूँ कि काम सारा हो गया। अब मैंने भरपूर कोशिश की कि इस वीडियो को मैं जितना समराइज़ कर सकूं, और जितना मैं इन 4 दिनों में मैंने कंटेंट क्रिएट किया है उसको इन्फॉर्मेटिव तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूं। बाकी अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ ऐसी मैं गलत बता बैठा हूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, ये फेस फर्स्ट टाइम देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मोटो व्लॉग होगा। मैंने काफ़ी दिनों से कोई मोटो व्लॉग नहीं क्रिएट किया, तो नेक्स्ट वीडियो में मोटो व्लॉग क्रिएट करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।